जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए भाई, तो प्रस्तुत हूँ आज फिर आप लोगों के सामने। और जैसा कि बैकग्राउंड से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। मतलब आज इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी हम लोग डिस्कस करेंगे। राधे राधे शुचि जी, गुड मॉर्निंग। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग। वैदेही जी, रुचि जी जुड़ गई हैं, निकिता जी जुड़ गई हैं, नेचर ब्लॉग जी जुड़ गए हैं भाई। चलिए, स्वागत है आप सभी का। एक बार आप लोग क्लियर करिए भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार क्लियर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार आप लोग मैसेज करके क्लियर करिए, सर ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर दिख रहा है हमको भी। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो अपनी क्लास है ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इफेक्टिव होने वाली है। आप कहीं का टीजीटी दे रहे हो, अगर भाई कहीं का पीजीटी भी दे रहे हो, अगर रिस्पिरेशन इन प्लांट से क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ से ये लेक्चर आपके लिए इफेक्टिव होगा। हम लोग हर छोटी छोटी बात को ध्यान में रखेंगे। भाई बड़ी बातों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ते भी हैं हम लोग जनरली, बट आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो शायद आपने पढ़ा होगा बट ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो कुछ नई बातों को हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। भाई एक बार आप लोग डन करिए, क्लास को शुरू किया जाए। एक बार डन कर दीजिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। काफी लोग जुड़ गए हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। और टॉपिक आपका होगा रिस्पायरेशन इन प्लांट। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है टीचर्स एकेडमी सभी विषय उपलब्ध, सबसे ज्यादा शिक्षक बनवाने वाली संस्था। लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 आपका चल रहा है, जो कि 2 ईयर प्रोग्राम है। क्या है भाई? ये आपका 2 ईयर प्रोग्राम है सर, ग्रेजुएशन के बाद का लक्ष्य। एसटेट, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, यूके एलटी, दिल्ली ट्रिपल एसबी, बीपीएससी, टेट, यूके लेक्चरर, एमपी टेट, सभी विषय के लिए, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं। कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जिन्होंने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है, यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी ने अभी तक बीपीएससी से रिलेटेड कोई बैच नहीं लिया है, बीपीएससी साइंस, बायोलॉजी, साइंस के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 9th-10th वर्ग के लिए वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमसे जुड़ने के लिए भाई 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। जहां पर आपको 3 टीचर मिलेंगे। केमिस्ट्री पढ़ाते हुए डॉक्टर महेश सिंह सर मिलेंगे, फिजिक्स पढ़ाते हुए इंजीनियर हारिस मुस्तफा सर मिलेंगे, और केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाते हुए मैं मिलूंगा, मतलब आपके आकाश सर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हेडिंग आपकी होगी रिस्पायरेशन। हेडिंग होगी रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। हेडिंग क्या होगी? रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। आप में से जितने लोग जुड़े हैं बताइए, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का मीनिंग क्या है? रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का मीनिंग क्या है? और एक इसी से मिलता जुलता टर्म आता है, एक इसी से मिलता जुलता टर्म आता है सर, जिसे बोलते हैं ब्रीदिंग। जिसे बोलते हैं ब्रीदिंग। तो क्या डिफरेंस है रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग में? कोई डिफाइन कर सकता है? जितने लोग जुड़े हैं उनमें से आप लोग मैसेज करके बताइए कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग? फिर हम लोग क्लास को तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, बताइएगा भाई। गुड मॉर्निंग प्रभाकर जी, गुड मॉर्निंग महबूब आलम जी। बताइए रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है सर? हम लोग पढ़ते हैं कि सांस ले रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं, तो रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है सर? कोई जवाब दीजिए भाई, रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या अंतर है? रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या अंतर है भाई? कंसंट्रेट करिए बोर्ड की तरफ और जवाब दीजिए, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है? यहां पर 2 टर्म लिखे गए हैं, रिस्पायरेशन, और सेकेंड टर्म लिखा गया है सर आपका ब्रीदिंग। सेकेंड टर्म लिखा गया है ब्रीदिंग। इसमें अंतर आपको समझाना है सर। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में अंतर क्या है? ब्रीदिंग अपटेक एंड रिलीज ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम लंग। बहुत बढ़िया, निकिता गुप्ता जी का आंसर आया है। रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटरी फूड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, अगर हम लोग जब भी सर ब्रीदिंग की बात करते हैं तो एक जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं कि सर इनहेलेशन, मतलब इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इसको हम सर
ब्रीदिंग बोल सकते हैं। अब इनहेलेशन होगा किसका सर? आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन यहां पर क्या होगी, O2 हम लेंगे और CO2 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। CO2 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। CO2 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ऑक्सीजन को अंदर लेंगे मतलब इनहेल करेंगे, और एक्सहेलेशन में क्या करेंगे, एक्सपायरेशन में क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे। बस इसी को क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है। इसी को क्या बोलेंगे सर, ब्रीदिंग बोलेंगे। सबका जवाब बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया। ब्रीदिंग में इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक्सहेलेशन ऑफ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये हमको अच्छे से पता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, अभी यहां तक तो चीजें ठीक थी। सर रिस्पायरेशन क्या होता है? आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसको क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एंड फॉर्म एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी, एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, या ऐसा लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्रोडक्शन होगा सर किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एकदम साधारण सी बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। अब आप बोलेंगे सर फूड आएगा कहां से? अरे भाई प्लांट अगर होगा तो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा, फूड बनाएगा। एनिमल के केस में हम लोग क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, फूड का डाइजेशन होता है, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड आता है और वो एज अ रिस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज होता है, तब उसका ऑक्सीडेशन होता है और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एक सिंपल सी डिफिनेशन हम लोगों ने यहां पर देख लिया, सिंपल सा अंतर हमने देखा कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। और ब्रीदिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं सर, ब्रीदिंग बोलते हैं। आप बताइए ब्रीदिंग में एनर्जी निकलेगी क्या, ब्रीदिंग में एनर्जी निकलेगी? आप बोलेंगे सर ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, रिस्पायरेशन के टाइम पर सर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, यहां तक शायद बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, यहां तक शायद चीजें आपकी क्लियर हो गई हों। ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग को क्लियर करना था। अब लौट कर हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, किस पर, रिस्पायरेशन पर। हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, रिस्पायरेशन पर। और आप लोग ही समझाएंगे, कुछ टर्म्स मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग इसके बारे में बताते रहिएगा। बताइए रिस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है, बताइएगा। अच्छा, महबूब आलम जी ने बोला कि सर एम्फीबोलिक प्रोसेस होती है रिस्पायरेशन। चलिए ये तो समझेंगे, रिस्पायरेशन को हमने बोला सर एम्फीबोलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है। अच्छा सवाल भी रहा है ये और पूछा भी जाता है। आप में से कोई बताएगा कि रिस्पायरेशन को एम्फीबोलिक प्रोसेस क्यों बोला जाता है? आप में से कोई बताएगा कि रिस्पायरेशन को सर एम्फीबोलिक प्रोसेस क्यों बोला जाता है? एम्फीबोलिक प्रोसेस बोले जाने के पीछे का कारण क्या है सर? हम पढ़ लेते हैं कि एम्फीबोलिक प्रोसेस है, कारण क्या है। अच्छा, निकिता गुप्ता जी ने बताया कि सर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस होती है, इस कारण से हम इसको एम्फीबॉलिक बोलते हैं, इस कारण से एम्फीबॉलिक बोलते हैं। तो आप बताइए फिर देन आप बताइए सर कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देन सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सवाल ये भी होता है कि फिर सर मेटाबॉलिज्म किसे बोलेंगे? अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस को एम्फीबॉलिज्म बोलते हैं तो सर मेटाबॉलिज्म क्या होगा? फिर मेटाबॉलिज्म क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एम्फीबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या है? अगर आप लोग जवाब दे पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको तो बताना ही है। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब क्या है सर? बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस अकर, सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन सेल। हाँ, मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल। मतलब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म को हमने एक इजीली फॉर्म में बोल दिया। मेटाबॉलिज्म को हमने बोला कि सेल में जो भी रिएक्शन हो रही हो उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मतलब यहां पर चाहे एनाबॉलिक प्रोसेस हो,
मतलब एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म को हम मेटाबोलिज्म बोलते हैं, ये हमने बताया भी है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को सर मेटाबोलिज्म बोला जाता है। तो सर एम्फीबोलिक बोलने का कारण क्या है? रिस्पायरेशन एम्फीबोलिक प्रोसेस है, और आप बोल भी रहे हैं, कुछ लोग आप लोगों में से भी बोल रहे हैं कि सर यहां पर एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों रिएक्शन होगा, एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों रिएक्शन होगा। तो आइए समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में होता क्या है, एम्फीबोलिक का एक्चुअल मीनिंग हम समझते हैं। एम्फीबोलिक का एक्चुअल मीनिंग हम समझते हैं सर। एम्फीबोलिक में होता क्या है, मान लीजिए कोई ग्लूकोज है, मान लेते हैं आपका क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है सर, ध्यान से समझिएगा, एम्फीबोलिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ये टूटा सर पायरुविक एसिड में, यहां से सर बना एसिटिल कोएंजाइम में, यहां से बना एसिटिल कोएंजाइम में। अब ये जाएगा सर क्रेब्ज साइकिल में, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। हाँ बिल्कुल, यहां पर आप समझिएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअल में होगा क्या यहां पर। अब ये एसिटिल कोएंजाइम एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा किसके लिए, क्रेब्ज साइकिल के लिए। अब क्रेब्ज साइकिल में सर, क्रेब्ज साइकिल में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं जो कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देता है। अल्टीमेटली हमें ये प्रोडक्ट बनाना था रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी हमको बनानी थी। बट यहां से एसिटिल कोएंजाइम में से जब क्रेब्ज साइकिल चलेगी तो क्रेब्ज साइकिल में आपका बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और ये बना लेता है सर क्लोरोफिल, ये बना लेता है क्लोरोफिल। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सक्सिनिल कोएंजाइम में प्रिकर्सर होता है सर क्लोरोफिल का, और ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है क्रेब्ज साइकिल का, क्रेब्ज साइकिल का एक इंटरमीडिएट है। इसका मतलब रिस्पायरेशन में मेनली कैटाबोलिक प्रोसेस होती है, रिस्पायरेशन में मेनली सर कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। क्या होती है, कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। और उस कैटाबोलिक प्रोसेस के बाद जो इंटरमीडिएट बनते हैं, वो इंटरमीडिएट जब किसी एनाबोलिज्म के प्रोसेस में या एनाबोलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को एम्फीबोलिज्म बोला जाता है। तब इसको एम्फीबोलिज्म बोला जाता है, तब इसे एम्फीबोलिज्म बोला जाता है। एकदम क्लियर कट दिमाग में आप बैठा लीजिए। कभी भी आप मेटाबोलिज्म को आप बोल सकते हो एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, सम टोटल ऑफ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म इज नोन एज मेटाबोलिज्म, बिल्कुल सही है। बट आप एम्फीबोलिज्म को कभी भी कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म बोलने में, लिखने को हम लोग लिख देते हैं, बट समझ लीजिएगा कि अंतर क्या है। अंतर ये होता है, एम्फीबोलिज्म में अंतर क्या होता है सर, कि एसिटिल कोएंजाइम में जब एज अ रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज होगा, किसमें, क्रेब्ज साइकिल में जाएगा, तो यहां पर एक क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और ये बना लेगा सर क्लोरोफिल। इसका मतलब कैटाबोलिक प्रोसेस के बाद जो हमको इंटरमीडिएट बना, उससे जब वह इंटरमीडिएट जब एनाबोलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तब उसे क्या बोला जाता है, तब उसे बोला जाता है एम्फीबोलिक पाथवे या एम्फीबोलिक प्रोसेस। तो अभी कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं, अभी कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं, अभी शायद कुछ चीजें क्लियर हुई हो। मेनली अगर हम लोग बात करें रिस्पायरेशन की या एम्फीबोलिज्म की, तो यहां पर हुआ क्या सर, आप बोलेंगे सर यहां पर हमने देखा कि ग्लूकोज क्या हुआ, टूटा, ग्लूकोज क्या हुआ सर, टूटा। कैसा प्रोसेस हुआ, कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। कैसा प्रोसेस हुआ, कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। ये सर कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मेनली तो कैटाबॉलिक प्रोसेस ही हो रहा है, मेनली तो कैटाबॉलिक प्रोसेस ही हो रहा है, मेनली क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा सर, ग्लूकोज जब टूटेगा तो कुछ इंटरमीडिएट बनाएगा। अब हमने जैसे आपको एग्जांपल दिया सक्सिनिल कोएंजाइम ए का, अब ये इंटरमीडिएट बना लिया। क्या बनाया, इंटरमीडिएट। अब ग्लूकोज जब टूटेगा तो इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट फिर से क्या करे, किसी प्रोडक्ट को बना दे, मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए। ये इंटरमीडिएट एनाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए, इसी को बोला जाता है सर एम्फीबोलिक प्रोसेस। इसी को सर बोला जाता है एम्फीबोलिक प्रोसेस। कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं, एम्फीबोलिज्म क्लियर हुआ कि नहीं भाई, कुछ चीजें यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं। हमने आपसे बताया
ग्लूकोज का क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, टूटा ग्लूकोज। सर इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बना, और ये इंटरमीडिएट जब एनाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, जैसे कि सक्सिनिल कोएंजाइम में जाकर क्लोरोफिल बना दे, इस प्रोसेस को मिला के एम्फीबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। इसे एम्फीबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। अगर हम कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को डायरेक्टली एक साथ क्या कर दें, बोल देंगे, तो उसे बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, नॉट एम्फीबोलिक प्रोसेस। उसे क्या बोल देंगे, उसे मेटाबॉलिज्म बोल देंगे, एम्फीबोलिक प्रोसेस नहीं बोलेंगे। यहां पर कैटाबॉलिक प्रोसेस का प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट आया है, ये जब एनाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, इसे एम्फीबोलिज्म बोला जाएगा। चीजें क्लियर हुई, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यहां तक चीजें क्लियर हुई हो तो डन लिखिए। हर छोटी से छोटी बात को हम लोग समझेंगे, डिटेल्ड स्टडी होगी, ठीक है ना? हर छोटी से छोटी बात को हम लोग समझेंगे। बताइए चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। ब्रेकडाउन जब हुआ किसी भी चीज का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, इससे जो इंटरमीडिएट बना, जब उससे कुछ नया बन जाए, वो एनाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, उसी को एम्फीबोलिज्म बोला जाता है। डायरेक्टली आप कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को प्लस करके कभी भी एम्फीबोलिज्म मत बोला करिए, वहां चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। चलिए, एम्फीबोलिक प्रोसेस है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, रिस्पायरेशन और क्या होता है? रिस्पायरेशन और क्या होगा? आप बोलेंगे सर एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। और क्या होगा सर? एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। बहुत बढ़िया, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस का मतलब क्या है? मतलब यहां पर सर हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहां पर एनर्जी क्या होगी सर, रिलीज होगी। एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ऐसा क्या होता है सर कि इसे एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलते हैं? बताइएगा, एक्सर्गोनिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या होता है यहां पर सर कि इसे एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोला जाता है? इसे एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलने का कारण क्या होता है सर? आप बोलेंगे सर ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां पर आप क्या बोलेंगे सर, एक्सर्गोनिक प्रोसेस में होगा क्या सर? आप बोलेंगे सर यहां पर ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू। किसके थ्रू होगा भाई? आप बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन, थ्रू ऑक्सीडेशन। इसी को क्या बोलेंगे, एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया, एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलेंगे। एक्सर्गोनिक प्रोसेस में हमने आपसे बताया ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब हम मान लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज के 6 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है सर? 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटेगा, वही हमने बोला कि ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ग्लूकोज क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। थ्रू ऑक्सीडेशन, इसका हो क्या रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी को क्या बोलेंगे, एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलेंगे। इसी को सर एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलेंगे। ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं। लिखा सब कुछ एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा हम लोग उसे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, बट अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट हो गया सर एक्सर्गोनिक प्रोसेस। बताइए मेन पर्पस क्या होता है रिस्पायरेशन का, या मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव क्या होता है रिस्पायरेशन का? रिस्पायरेशन का मेन मोटिव क्या होगा सर? थर्ड पॉइंट, रिस्पायरेशन का मेन मोटिव क्या होगा? जवाब आप लोगों को देना है। बताइए मेन मोटिव ऑफ रिस्पायरेशन, मेन पर्पस या मेन मोटिव क्या होता है रिस्पायरेशन का सर? रिस्पायरेशन का मेन मोटिव क्या होता है? हम आपसे ही चीजों को पूछकर यहां पर लिखेंगे, ठीक है? हमें पता है कि आप सभी लोग सब ग्रेजुएशन पीजी किए हुए हैं, सब ने पढ़ा है इसे। जहां डाउट होगा क्लियर होगा बताया जाएगा। मेन मोटिव क्या होता है आप लोग बताइए। हाँ, लिटिल बिट केमिस्ट्री अप्लाई, बिल्कुल भाई हो जाएगा। मेन मोटिव क्या होता है? आप बोलेंगे सर रिलीज ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया, लिबरेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या लिखेंगे, लिबरेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी। एनर्जी
या इसी को हम बोल सकते हैं सर एटीपी सिंथेसिस भी तो बोल सकते हैं, एटीपी सिंथेसिस भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोला जा सकता है सर। क्या बोला जा सकता है? एटीपी सिंथेसिस भी बोला जा सकता है। बहुत बढ़िया, इसे हम एटीपी सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, आप बताइए रिस्पायरेशन यूनि स्टेप प्रोसेस है, बाई स्टेप प्रोसेस है या मल्टी स्टेप प्रोसेस है? रिस्पायरेशन कितने स्टेप की प्रोसेस है? बताइएगा, रिस्पायरेशन कितने स्टेप की प्रोसेस है? यूनि स्टेप है, बाई स्टेप है या मल्टी स्टेप प्रोसेस है? या मल्टी स्टेप प्रोसेस है? बताइएगा, रिस्पायरेशन यूनि स्टेप प्रोसेस है, बाई स्टेप प्रोसेस है या मल्टी स्टेप प्रोसेस है? रिस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है भाई? मल्टी स्टेप प्रोसेस है। निकिता जी का जवाब आया है। देखिए जितने लोग जुड़े हैं वो ट्राई जरूर करें, क्योंकि हर छोटी छोटी बात को मैं लेकर चलूंगा। देखिए पता आप लोगों को सब कुछ है, नोट्स सबके पास है, किताबें सबके पास हैं, समझना है। अभी बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा, सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है सर। कैसा प्रोसेस होता है? आप बोलेंगे सर मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होगा? मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा। हमने यहां पर देखिए, इसे हमने लिखा पॉइंट फर्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सर सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट में हमने बताया कि रिस्पायरेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। सर ये इंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। कैसी होती है? इंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। मतलब सर रिस्पायरेशन में एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा, रिस्पायरेशन में एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा। चलिए आप लोगों ने जवाब बहुत बढ़िया दिया है। अब आप लोगों से ही पूछूंगा कि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। सर ये बताइए आप लोग कि मल्टी स्टेप प्रोसेस ही क्यों होती है रिस्पायरेशन, यूनि स्टेप क्यों नहीं होती, सिंगल स्टेप की क्यों नहीं हो पाती? रिस्पायरेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस क्यों नहीं होती, मल्टी स्टेप ही क्यों होती है? जवाब आप लोग दीजिएगा। व्हाई रिस्पायरेशन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस? बताइएगा। सवाल मेरा है कि व्हाई रिस्पायरेशन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। मैं यहां पर सवाल लिख भी दे रहा हूं, सवाल मैं अपना लिख भी दे रहा हूं, क्वेश्चंस मैं अपना लिख दे रहा हूं। व्हाई रिस्पायरेशन, व्हाई रिस्पायरेशन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसका जवाब आप लोगों को देना है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। रिस्पायरेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस क्यों होती है? रिस्पायरेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस क्यों होती है? अभी हम लोग स्टेप सब डिस्कस करेंगे। 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस में, 10 स्टेप आपका क्रेब्स साइकिल में, सब कुछ डिस्कस होगा। बट अभी मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। व्हाई रिस्पायरेशन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस? रीजन क्या है सर? रिस्पायरेशन मल्टी स्टेप होता है, कारण क्या है सर? बताइएगा। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन आपका मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, कारण क्या है? बताइएगा। अभी तक जवाब किसी का आया नहीं है भाई। रिलीज ऑफ एनर्जी स्लोली टू स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। चलिए पहला कारण तो समझ में आता है कि सर अगर एक साथ हमको पता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 36 या 38 एटीपी क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, रिलीज होते हैं। ये हमको अच्छे से पता है सर। अगर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये एक साथ अपने सारे बॉन्ड तोड़ देगा तो एक साथ क्या होगा सर, 36 एटीपी रिलीज होंगे, और ये क्या करेंगे सर, ये हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएंगे। ये क्या होगा सर, एनर्जी हीट के फॉर्म में सर लॉस हो जाएगी। ये पहला कारण है। ये क्या है? पहला कारण है। आप खुद सोचिए, एक ग्लूकोज तो टूट नहीं रहा होगा हर सेल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, यूटिलाइजेशन सेल उसका नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इसमें 2-3 पॉइंट हैं, समझेंगे हम लोग। हमें पता है कि एक सेल में एक ही ग्लूकोज तो टूटेगा नहीं, बहुत ढेर सारे ग्लूकोज टूट रहे होंगे सर, और सबसे हर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 से 38 एटीपी बन रहा होगा सर।
इतने ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी हीट के फॉर्म में कि टिश्यू क्या होगा, टिश्यू गर्म हो जाएगा, टिश्यू भी हीट कर जाएगा। टिश्यू क्या होगा भाई, टिश्यू का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और इससे टिश्यू की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? ये भाई साहब 36 एटीपी क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर ये हीट के फॉर्म में लॉस हो सकता है, हीट के फॉर्म में इसका लॉस हो जाएगा, एनर्जी यूज नहीं हो पाएगी, सेल इसको ट्रैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ये 38 एटीपी एक साथ रिलीज हो गए तो क्या करेंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, ये इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू, टिश्यू का टेम्परेचर बढ़ा देंगे और इससे क्या होगी, डेथ हो जाएगी टिश्यू की, टिश्यू की डेथ हो जाएगी सर, टिश्यू की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, टिश्यू की डेथ हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, एक और यहां पर पॉइंट हो सकता है, सर अगर एक स्टेप की प्रोसेस होगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो रिस्पायरेशन सिर्फ कैटाबॉलिक बन के रह जाएगा, ये एम्फीबोलिज्म काज नहीं करेगा, ये कभी भी सर एम्फीबोलिज्म काज नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचिए, अगर एक स्टेप की प्रोसेस हुई तो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, एक स्टेप की प्रोसेस हुई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, एम्फीबोलिज्म काज नहीं करेगा। और क्या काज नहीं करेगा, एम्फीबोलिज्म काज नहीं करेगा, मतलब सिर्फ कैटाबॉलिक देखने को मिलेगी, सिर्फ कैटाबॉलिक देखने को मिलेगा, यहां पर एनाबोलिज्म जैसा कुछ दिखेगा ही नहीं। चीजें कुछ क्लियर हुई कि नहीं? गुड मॉर्निंग डेजी जी। हाँ, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, आप बताइएगा। तीन चीजें मैंने बताई, अगर सारे के सारे बॉन्ड ग्लूकोज के एक साथ ब्रेक कर गए तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, और क्या होगा, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर किसका, टिश्यू का, और टिश्यू की डेथ हो जाएगी। और जब कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा सर, इंटरमीडिएट अगर नहीं बना उस कंडीशन में सर एम्फीबोलिज्म काज नहीं करेगा, मतलब रिस्पायरेशन ओनली कैसी प्रोसेस हो जाएगी, सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस बन के रह जाएगी, न कि एम्फीबोलिक प्रोसेस रहेगी। अब क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर हुआ हो तो इसे मैं लिखूंगा, अभी लिख दूंगा, तीनों पॉइंट्स को अच्छे से लिख दूंगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? प्रणाम अनुराधा जी, बताइएगा, डन लिखिए, अगर यहां तक चीजें समझ में आई हो तो डन लिखिए भाई। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो डन लिखिए, तो इसका आंसर हम लोग प्रॉपर ढंग से लिख लेंगे। बताइएगा, इसका आंसर हम लोग प्रॉपर ढंग से फिर लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यही समझना था हमको और यही समझाना था। इसे अब हम कर दे रहे हैं डिलीट। क्या कर रहे हैं भाई, इसको कर दे रहे हैं डिलीट और लिख ले रहे हैं रीजन। रीजन आप लोग खुद ही बताएंगे, टोटल 3 रीजन मैंने बताया है। फर्स्ट रीजन क्या है सर, फर्स्ट रीजन क्या है आप लोग ही बताइएगा। फर्स्ट रीजन में आप लोग बोलेंगे सर ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इज इजियर इन स्मॉल स्टेप। आप बोलेंगे सर मल्टी स्टेप प्रोसेस होने का कारण क्या है, क्योंकि सर ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इज इजियर इन स्मॉल स्टेप। और यहां पर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल स्टेप, या यहीं पर लिख लेते हैं अमाउंट। अगर कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, स्मॉल स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां पर क्या होगा, ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इजियर हो जाएगी। चीजें कुछ क्लियर हुई भाई? सेकेंड पॉइंट आप लोग बताइए, सेकेंड पॉइंट क्या होता है भाई, रिस्पायरेशन जो कैसा प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। बताइएगा, अभी बताया हूं, सारी चीजें अभी बताया हूं, एम्फीबोलिक नहीं होगा। हाँ बहुत बढ़िया, इसीलिए तो बताया ना भाई। बताइए सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इफ रिस्पायरेशन सिंगल स्टेप देन इट कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू। हमने आपसे बताया इफ रिस्पायरेशन इज सिंगल स्टेप देन दे कैन इंक्रीज, ये क्या करेगा, देन दे कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू, द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू एंड काजेज डेथ ऑफ टिश्यू लिख सकते हैं या लॉस ऑफ टिश्यू लिख सकते हैं।
लॉस ऑफ टिश्यू। ये सेकंड पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ, टिश्यू डैमेज हो जाएगा या उसका लॉस हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं सर, मल्टी स्टेप प्रोसेस होने का तीसरा कारण क्या है सर? आप बोलेंगे सर सिंगल स्टेप प्रोसेस विल नॉट फॉर्म इंटरमीडिएट एंड विल नॉट कॉज एम्फिबोलिज्म। आप बोलेंगे सर सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस will not form intermediates and will not cause, क्या cause नहीं करेगा? आप बोलेंगे सर एम्फिबोलिज्म, will not cause एम्फिबोलिज्म। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यहां तक जो पॉइंट्स आपको बताए गए, ये तीनों पॉइंट्स जो बताए गए मल्टी स्टेप प्रोसेस होने के कारण जो होते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो तो इसे नोट डाउन करिए। हम लोग अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। एक बार डन लिखिए, देन हम लोग अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं भाई। देन हम लोग अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमें भी पता है ये सारी चीजें आप लोग पढ़ रखे हो, बट कभी आपने ध्यान नहीं दिया इन सब चीजों पर, और सवाल बनता है, ऐसे ही सवाल बनते हैं। हमको करना क्या है, जैसे देखिए ये सारी चीजें हम लोग 9th-10th में पढ़े हुए हैं, ये 9th-10th का ही मैटर है, बट वहां पर लिखना ज्यादा होता था, और जहां हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहां पर समझना ज्यादा है सर, यहां पर समझना ज्यादा है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं भाई। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, अगली स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। एक और हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में आती है, एक और छोटी सी हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में आती है, टू प्लांट ब्रीथ। टू प्लांट, या आप लोगों ने शायद 11th की एनसीईआरटी में पढ़ रखा हो, 11th की एनसीईआरटी में शायद आप लोगों ने पढ़ रखा हो टू प्लांट ब्रीथ। नहीं, क्लास नहीं रुकी हुई भाई, क्लास तो चली रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है भाई, क्लास नहीं रुकी हुई है। चलिए बताइएगा, डू प्लांट ब्रीथ करके एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एक हेडिंग आती है आपकी एनसीईआरटी में। आप बताइए क्या प्लांट्स में कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है? आप बोलेंगे सर प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और ऑर्गन। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, कोई रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। हमको ये पता है कोई स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, बट हैव क्या होता है? स्टोमेटा, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स। बट प्लांट के पास क्या पाया जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सर स्टोमेटा होता है और लेंटिसेल होता है, स्टोमेटा और लेंटिसेल होता है। बहुत बढ़िया, निकिता गुप्ता जी ने दे भी दिया है जवाब। तो देखिए प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, हमको आपको सबको पता है, बट इसके पास स्टोमेटा पाया जाता है या लेंटिसेल पाया जाता है। स्टोमेटा और लेंटिसेल सर देखने को मिलता है, स्टोमेटा और लेंटिसेल देखने को मिलता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी मुझे जो बताना है मैं उसे समझाता हूं। एक सिंपल सा सवाल यहां पर भी बनेगा, एक सिंपल सा सवाल यहां पर भी बनेगा। फिर हमने एक सवाल लिखा, इसे क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, एक क्वेश्चन और यहां पर हम लिख रहे हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन एक और है भाई, एक और सवाल है वाई, एक और सवाल आपके सामने है, वाई प्लांट हैव नो रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रीजन बताइए, वाई
प्लांट हैव नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन, हैव नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन। बताइएगा, प्लांट के पास कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता, रीजन क्या है? रीजन दीजिए भाई, रीजन बताइए। प्लांट्स के पास सर कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, रीजन बताइए। रीजन क्या होगा सर कि प्लांट्स के पास कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा? आप बोलेंगे सर प्लांट्स के जो सेल होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं किससे? एटमॉस्फेयर से। बिल्कुल सही है सर, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, जैसे कि स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल के थ्रू, ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होते हैं? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, प्लांट क्या करता है? अपनी ऑक्सीजन की नीड को क्या करता है? बना के रखता है, ऑक्सीजन की नीड को वो पूरी करके रखता है खुद ही। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत डिमांड नहीं होती ऑक्सीजन की, प्लांट्स के पास ऑक्सीजन की बहुत डिमांड नहीं होती, या प्लांट्स के पास क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज की बहुत डिमांड नहीं होती, बहुत डिमांड नहीं होती ऑक्सीजन की, सॉरी गैसियस एक्सचेंज तो करता है, ऑक्सीजन की बहुत डिमांड नहीं होती। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, फिर रिस्पायरेशन कैसे करेगा? ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी, वो भी समझाऊंगा। प्लांट्स के पास ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती। पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ऑन गैसियस एक्सचेंज। पहला रीजन क्या है रिस्पिरेटरी ऑर्गन ना होने का? तो आप बोलेंगे सर ईच प्लांट पार्ट, आप बोलेंगे सर ईच प्लांट पार्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ its on, takes care of its on gaseous exchange, on gaseous exchange। ठीक है, अगर हम लोग लीफ की बात करें, मान लीजिए लीफ को जरूरत है ऑक्सीजन की, स्टोमेटा के थ्रू ले लेगा। किसके थ्रू लेगा? स्टोमेटा के थ्रू ले लेगा। स्टेम को जरूरत है ऑक्सीजन की, सर किसके थ्रू लेगा? लेंटिसल के थ्रू ले लेगा, ले लेगा भाई, लेंटिसल के थ्रू वो क्या करेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। इसका मतलब ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ऑन गैसियस एक्सचेंज। ये क्या करता है? ईच प्लांट पार्ट क्या करता है? टेक्स केयर ऑफ इट्स ऑन गैसियस एक्सचेंज। सेकेंड रीजन की बात करें सर, सेकेंड रीजन की बात करें सर, आप बोलेंगे सर सेल्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर गैसियस रिक्वायरमेंट। अब यहां पर क्या होता है? सेल्स आर लीस्ट डिपेंडेंट, इसका कारण अभी बताऊंगा। लीस्ट डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर फॉर गैसियस एक्सचेंज, फॉर गैसियस एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट कोई समझा सकता है क्या बताना चाह रहा है? हमने बोला सेल्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर फॉर गैसियस एक्सचेंज। सेल्स जो है वो लीस्ट डिपेंडेंट होता है एटमॉस्फेयर पर, किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। किसके लिए भाई? गैसियस एक्सचेंज के लिए। रीजन क्या होता है सर? जब फोटोसिंथेसिस होती है तो सेल को जितनी जरूरत होती है ऑक्सीजन की वो धुआंधार यूटिलाइज करता है। हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस डे के टाइम में होती है, रिस्पायरेशन आपका डे हो या नाइट हो, दोनों टाइम में हो सकता है। रिस्पायरेशन 24 आवर आपका चलता रहता है और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। अब जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो ऑक्सीजन रिलीज होगी सर, उसे क्या करेगा? सेल क्या करेगा? उसका यूटिलाइजेशन कर लेगा। तो यही चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं। ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ऑन गैसियस एक्सचेंज, या सेल्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पर ये डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जब वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो उस ऑक्सीजन का यूज भी क्या करते हैं? प्लांट सेल कर लेते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स कर लेते हैं। तो उनको डिपेंड नहीं होना पड़ता किसके ऊपर? एटमॉस्फेयर के ऊपर ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए उनको एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो सेकेंड पॉइंट भी शायद आपका क्लियर हो गया हो। थर्ड पॉइंट की बात अगर हम लोग करें भाई, तो थर्ड पॉइंट होता है सेल्स आर नियरली लोकेटेड टू द एटमॉस्फेयर। चलिए अगर थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करें तो सेल्स जो होती हैं, जो प्लांट्स की सेल्स होती हैं,
वो क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर से बहुत ही नियरली लोकेटेड होती हैं। किसके थ्रू, अरे भाई स्टोमेटा के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन है और लेंटिसेल के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जरूरत पड़ने पर क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑक्सीजन को अंदर ले सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकती हैं। चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निकिता जी, वही चीजें बतानी थी। इसीलिए तो ये डिपेंड नहीं होता एटमॉस्फेयर पर। और अगर थर्ड पॉइंट यहां पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेल्स आर नियरली लोकेटेड टू द एटमॉस्फेयर। सेल्स आर नियरली लोकेटेड टू द एटमॉस्फेयर। सेल्स जो होते हैं वो नियरली लोकेटेड होते हैं एटमॉस्फेयर। किसके थ्रू? आप बोलेंगे सर एक तो लेंटिसेल हो जाएगा, एक स्टोमेटा हो जाएगा, उसके थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन होता है इनके बीच में, जरूरत पड़ने पर ले भी सकते हैं। चीजें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया, शायद यहां तक चीजें आपकी क्लियर हुई हों। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग रिस्पायरेशन की बात करें, रिस्पायरेशन की अगर हम लोग बात करें तो रिस्पायरेशन अपना गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू करेगा, किस प्रोसेस के थ्रू करेगा भाई? रिस्पायरेशन में प्लांट्स, रिस्पायरेशन में प्लांट्स अपना गैसियस एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू करता है? प्लांट्स रिस्पायर करता है, बिल्कुल करता है सर, रिस्पायर करेगा। प्रोसेस बताइए, किस प्रोसेस के थ्रू रिस्पायर करेगा? प्लांट्स किस प्रोसेस के, मेनली ये सवाल है, प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस चलती है मेनली रिस्पायरेशन के लिए? एक्टिव प्रोसेस चलेगी, पैसिव चलेगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होगा, क्या होगा बताइएगा? रिस्पायरेशन में मेनली क्या होता है, कौन सी? ऑक्सीडेशन होता है, वो अलग बात है। ये मेनली कौन सी प्रोसेस का यूज करता है प्लांट्स? गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पायरेशन किस प्रोसेस की मदद लेता है या किस प्रोसेस के तहत गैसियस एक्सचेंज कराता है? आप बोलेंगे सर सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। प्लांट्स मेनली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज कराता है। यहां पर कोई भी एक्टिव रोल नहीं होगा, कभी भी क्या होगा, जब भी होगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही प्लांट क्या करेगा, आपका गैसियस एक्सचेंज कराएगा। सिंपल डिफ्यूजन, हाँ बिल्कुल, आप पैसिव प्रोसेस बोल सकते हो, बट जब भी आंसर आपको देना होगा आप सिंपल डिफ्यूजन आंसर देंगे। कि प्लांट्स कैसा करता है, प्लांट्स रिस्पायर करेगा या गैसियस एक्सचेंज, या इसी को हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। रिस्पायर या गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू करेगा? तो प्रोसेस होगा सर सिंपल डिफ्यूजन। ये भी एक सवाल है, सिंपल डिफ्यूजन ये ओनली प्रोसेस है प्लांट्स में, ये केवल एकमात्र प्रोसेस होती है एक्सचेंज ऑफ, क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, या आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ओनली प्रोसेस होता है, एकमात्र प्रोसेस होता है, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन होता है। एक्टिव कभी भी आंसर मत करिएगा। बहुत बढ़िया, सिंपल डिफ्यूजन ही होगा केवल। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब रिस्पायरेशन के टाइप को देख लिया जाए भाई, रिस्पायरेशन के टाइप को देख लिया जाए, रिस्पायरेशन के टाइप को देख लिया जाए। हमने यहां पर भी चीजों को क्लियर कर लिया, रिस्पायरेशन के टाइप को देख लिया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन बताइए, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कितने टाइप का होगा? टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की बात कर लें सर, तो रिस्पायरेशन को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सर रिस्पिरेटरी सबस्टेट के बेसिस पर, एक रिस्पिरेटरी सबस्टेंस के बेसिस पर, और एक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर। बहुत बढ़िया, हम समझेंगे चीजों को। रिस्पायरेशन को हम दो बेसिस पर समझते हैं सर, एक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर, एक रिस्पिरेटरी सबस्टेट के बेसिस पर। हम देखते हैं यहां सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। किसके बेसिस पर सर? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट,
रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पर हम देखते हैं रिस्पायरेशन के टाइप को। अब बताइए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पर रिस्पायरेशन कितने टाइप का होगा? बहुत बढ़िया, फ्लोएटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। आपने बताया सर ये दो टाइप का होगा, फ्लोएटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। सवाल मेरा ये है रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला किसे जाएगा? आप बोलेंगे सर रिस्पायरेशन में जिसका यूज हो या जिसका ऑक्सीडेशन हो एनर्जी का प्रोडक्शन कराने के लिए, उसी को बोलेंगे रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उसी को क्या बोलेंगे? रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहां रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पर रिस्पायरेशन को हमने बोला कि सर ये होता है दो टाइप का। पहला होगा फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन, फर्स्ट होगा सर फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन, फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन। फर्स्ट आपका हो गया फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन, ठीक। सेकंड की बात कर लें सर, सेकंड को आपने बोला सर प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। समझाइएगा सर फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन क्या होता है और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन क्या होता है, ये आप लोग बताइए। फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन क्या होगा सर, बताइएगा। फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन क्या होगा और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन क्या होगा? आज बहुत सी नई चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत सी नई चीजें हमको मिलेंगी। आप लोगों ने बताया कि सर जब कार्बोहाइड्रेट और फैट एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो उस टाइम पर सर उसे फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन बोलेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन में आपने बताया कि सर जब प्रोटीन एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा तब उसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। ये भी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों के जवाब बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। बट आप मुझे बताइए क्या प्रोटीन कभी भी फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन शो करा सकता है कि नहीं? प्रोटीन कभी भी फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन शो करा सकता है कि नहीं? प्रोटीन फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन शो करा सकता है कि नहीं, बताइएगा। प्रोटीन आपका फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन शो करा सकता है कि नहीं? सवाल मेरा है क्या प्रोटीन कभी फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन करा सकता है? बताइए, क्या प्रोटीन कभी भी प्रोटीन कभी भी फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन काज करा सकता है? नेचर ब्लॉक जी का जवाब आया है नो। देखो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो, फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन का मतलब होता है किसी भी स्टोर्ड फूड को एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करें, हम एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करें। समझिएगा, फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन किसे बोलेंगे? व्हेन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आर स्टोर्ड फूड, आर स्टोर्ड फूड, आर स्टोर्ड फूड। जब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट सर स्टोर्ड फूड होगा तब उसे फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन बोलेंगे, तब उसे फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन बोलेंगे। अभी ध्यान से समझिएगा, यहां पर कोई इंटरचेंजेबल फॉर्म हम नहीं देखना है अपने को, मैं एकदम क्लियर कट कंसेप्ट बता रहा हूं सर, सवाल आएगा आप फंसोगे। फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन बोलते किसे हैं? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या फैट का यहां पर क्या होगा, एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसा यूज नहीं होगा, यहां पर प्रोटीन भी यूज हो सकता है। फ्लोएटिंग रिस्पायरेशन कब बोलेंगे? व्हेन रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर स्टोर्ड फूड। अब स्टोर्ड फूड क्या क्या हो सकता है सर? आप बोलेंगे सर स्टोर्ड फूड में आपका एग्जाम्पल की बात करें सर तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है सर, एग्जाम्पल हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, बिल्कुल होगा सर। फैट हो सकता है सर, हमें पता है फैट और प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, स्टोर्ड फूड है। बट सर लेग्यूम सीड की बात कर लें सर, लेग्यूम सीड की बात कर लें, उसमें भी तो क्या होता है, लेग्यूम सीड में भी तो सर स्टोर्ड प्रोटीन होता है, लेग्यूम सीड में भी तो स्टोर्ड फूड होता है। आप स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर स्टोर्ड फूड, यहां पर एक टर्म लिखा है सर स्टोर्ड फूड, और लेग्यूम सीड में भी स्टोर्ड प्रोटीन पाया जाता है, तो यहां पर आप लिखेंगे सर स्टोर्ड प्रोटीन। स्टोर्ड प्रोटीन भी एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो सकता है, और ये
कैटेगराइज होगा किसमें, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में। एग्जाम्पल लिखेंगे लेग्यूम, एग्जाम्पल लिखेंगे लेग्यूम्स सीड, या यहां पर लिख देंगे लेग्यूम्स। कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं सर, यहां कुछ चीजें सर क्लियर हुई कि नहीं, बताइएगा, कुछ चीजें यहां क्लियर हुई कि नहीं। जो भी बॉडी, ये बताइए प्लांट में स्टोर्ड फूड क्या होगा, आप बोलेंगे सर प्लांट के केस में क्या होगा, स्टार्च होगा। एनिमल के केस में सर अगर हम देखें तो फैट हो सकता है, बिल्कुल होता है सर, फैट भी स्टोर्ड होता है, सीड में भी फैट का स्टोरेज होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर बोला कि जब भी स्टोर्ड फूड एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होगा तो इसे क्या बोलेंगे सर, इसे फ्लोटिंग रिस्पायरेशन बोलेंगे, इसे सर फ्लोटिंग रिस्पायरेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल फ्लोटिंग रिस्पायरेशन का होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट और स्टोर्ड प्रोटीन, मतलब लेग्यूम सीड। चीजें कुछ क्लियर हो रही होंगी शायद। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन में अब किसका यूज होगा फिर सर, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन हम किसे बोलेंगे, जब बॉडी स्टार्विंग कंडीशन में हो। स्टार्विंग मतलब भूखमरी की कंडीशन में हो, भोजन न मिल पा रहा हो, स्टार्वेशन की कंडीशन में हो, या डिजीज की कंडीशन में हो, या डिजीज की कंडीशन में हो, उस टाइम पर जो रिस्पायरेशन चलता है उसे प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। उस टाइम पर जो रिस्पायरेशन चलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे सर, उसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। यहां पर रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट स्टोर्ड फूड था, अब यहां पर क्या होगा, व्हेन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन पढ़ तो लेते हैं किताब में, समझाइएगा सर कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कब यूज होगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कब यूज होगा, आपको पता है जब बॉडी डिजीज्ड कंडीशन में होगी, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, ऑटोफेजी शो करेगी, खुद को सेल को खाना शुरू करेगी, खुद के ही सेल को जब खाना शुरू करेगी तो ऑटोलिसिस कंडीशन आएगी या ऑटोफेगी की कंडीशन आएगी डिजीज के कंडीशन में, तो वो क्या करेगी, मेनली साइटोस्केलेटन को तोड़ेगी। किसे तोड़ेगी, साइटोस्केलेटन को तोड़ेगी। साइटोस्केलेटन बना होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन का, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा होगा, ट्यूबुलिन होगा। क्या होगा सर, ट्यूबुलिन होगा। मतलब जब प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन या प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन चल रहा है, इसका मतलब सेल कैसी है, डिजीज्ड है, स्टार्व्ड सेल है, भूखमरी से मर रही हुई सेल है या डिजीज्ड सेल है। तो यहां पर सेल कैसी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर यहां पर डिजीज्ड कंडीशन होगी या स्टार्वेशन की कंडीशन होगी। व्हेन स्टार्वेशन, व्हेन स्टार्वेशन और डिजीज्ड कंडीशन होगी, और डिजीज्ड कंडीशन होगी, इस कंडीशन में सर आपका प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन चलेगा, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन चलेगा। गुड आफ्टरनून गुलशन जी, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, हाँ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं, यहां पर रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं। फ्लोटिंग रिस्पायरेशन किसे बोला जाएगा या प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन किसे बोला जाएगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, बताइएगा। चलिए यहां तक चीजें क्लियर। अब आपसे कभी भी अगर पूछा जाए स्टोर्ड प्रोटीन को कहां कैटेगराइज करेंगे, आप फ्लोटिंग रिस्पायरेशन आंसर करिएगा, कभी भी प्रोटोप्लाज्मिक मत करिएगा। प्रोटोप्लाज्मिक में हमेशा, प्रोटोप्लाज्मिक में हमेशा, प्रोटोप्लाज्मिक में हमेशा स्टार्वेशन के कंडीशन में या डिजीज कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एज अ क्या होता है, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है। यहां तक चीजें क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, यही तो क्लियर करना था सर। आप प्रोटीन को बोल देते हैं कि वो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन शो नहीं कराता, बट ऐसा नहीं है, प्रोटीन भी शो करा सकता है, बट कैसा होगा, स्टोर्ड प्रोटीन होगा। या लेग्यूम सीड की बात कर लें, शायद यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई हों। चलिए अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ O2 अवेलेबिलिटी,
O2 की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर रिस्पायरेशन कितने टाइप का होगा? आप बोलेंगे सर 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का? 2 टाइप का। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस हुआ तो एरोबिक रिस्पायरेशन, एब्सेंट हुआ तो एनरोबिक रिस्पायरेशन। आपने बोला O2 की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर 2 तरीके के रिस्पायरेशन होंगे। एक आपका होगा एरोबिक, एक हो जाएगा सर एरोबिक रिस्पायरेशन। बिल्कुल होगा। एक होगा सर एनएरोबिक, एनएरोबिक एनएरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। इसी को हम लोग सर फर्मेंटेशन भी आजकल लिख देते हैं। इसी को सर हम लोग आजकल फर्मेंटेशन भी लिख देते हैं। अभी हम चीजों को डिफाइन करेंगे। आप में से कोई समझा सकता है एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है? कोई समझा सकता है क्या सर? एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन में क्या अंतर है सर? एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन में क्या अंतर है सर? आप में से कोई समझा सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन? मैं एनारोबिक और फर्मेंटेशन की बात कर रहा हूं। एरोबिक को तो अभी छोड़ दो, इसको तो हमने दरकिनार कर दिया है, साइड में लगा दिया है। एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन में अंतर क्या है सर? एक छोटा सा अंतर है, कोई बता दे। आप बोलेंगे सर एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, फर्मेंटेशन आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है। आप बोलेंगे कुछ नया बता रहे हो, आप बोलोगे कुछ नया बता रहे हो। नहीं नहीं भाई, ये माइक्रोब यूज होता है वो तो ठीक है, वो समझ रहे हैं हम। फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में भी हो सकता है। फर्मेंटेशन सर, फर्मेंटेशन जिसको किण्वन बोला जाता है, ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं बताइएगा? मैं जो पूछ रहा हूं बताइएगा। फर्मेंटेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो हो ही रहा है। ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करता सर, ऑक्सीजन यूज नहीं करता। ऑक्सीजन प्रेजेंस भी होगा तब भी ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगा कि ले भाई मैं तुझसे खफा हूं तो खफा हूं, तेरा इस्तेमाल नहीं करूंगा। समझिएगा अंतर क्या है। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे ये कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। बट यही जब हम फर्मेंटेशन के केस में लिखेंगे तो लिख देंगे ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड, ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड। यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड। आप बोलेंगे सर गलत बात है, बिना एग्जाम्पल के आप बोल दे रहे हैं कि फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता और ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। आप बोलेंगे सर, हाँ आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन कैसे होगा? आप लोग घर में दही जमाते हो, याद है कि नहीं? सबको पता होगा घर में हम लोग दही जमाते हैं। घर में हम लोग क्या करते हैं? दूध में जावन मिलाते हैं, जिसे हम लोग गांव में जावन बोलते हैं, या उसे इनोकुलम बोलते हैं। साइंस की भाषा में उसे बोलते हैं इनोकुलम, उसे बोल देते हैं इनोकुलम या स्टार्टर। अब हमने दूध में स्टार्टर डाल दिया, इनोकुलम डाल दिया, और हम देखते हैं कि दही जम जाता है 5-6 घंटे में। सर कैसे हो गया? क्या हमने उसे एनारोबिक कंडीशन में रखा था? आप बोलेंगे सर एनारोबिक कंडीशन में नहीं रखा था। अरे भाई एक बर्तन में हमने दूध लिया, उसमें जावन मिलाया और उसे क्या किया? ढक के रख दिया। ऑक्सीजन तो प्रेजेंस ही था, ऑक्सीजन था फिर भी दही बनी सर, ऑक्सीजन था फिर भी दही बना, दही बना सर। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं होता, ऑक्सीजन प्रेजेंस भी होगा तब भी वो इसका यूज नहीं करेगा, सेल उसका यूज नहीं करेगी, उसका यूज नहीं करेगी। इसका मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होती है, लैब जो होती है सर, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होती है। इसको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तब भी। इस भाई साहब को ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, वो अपना दही बना देगा। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? फर्मेंटेशन के टाइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब भी वो ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं करता, बट एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन ही नहीं होती, ऑक्सीजन ही
नहीं होती। चीजें कुछ क्लियर हुई? अभी क्लियर हो गया कि नहीं? फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में अंतर क्लियर हुआ भैया? डन लिखिए, आगे बढ़ा जाए। डन लिखिए तो आगे बढ़ा जाए। डन लिखिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए, ये हो गया पहला पॉइंट सर। ये तो सर फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं सर। सेकेंड पॉइंट की बात हम लोग करते हैं सर। सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे यहां पर। सेकेंड पॉइंट की सर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अब यहां पर एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, आप बोलेंगे सर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। ये आप सभी लोग पढ़े हो, सब पढ़े हो, बट यहां पर हर छोटी छोटी चीजें, हाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट अगर है, नहीं है तब भी दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट है भी तब भी वो यूटिलाइजेशन नहीं करेगा, वो बोलेगा मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, बात खत्म। ठीक, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन में सर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होगा? एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन कंप्लीटली टूटे, क्या करेगा, फूड कंप्लीटली टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब फूड होगा क्या सर? फूड क्या होगा सर? आप बोलेंगे सर ग्लूकोज, मतलब C6H12O6, ये बना क्या लेगा सर? आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बना लेगा, और वाटर बना लेगा। यही तो होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाए, ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना ले, इसी को क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलेंगे। और एरोबिक रिस्पायरेशन में यही होता है। आप मुझे ये बताइए, एक सिंपल सी बात समझिएगा, यहां पर ग्लूकोज जो है ये अपने बेसिक इंग्रेडिएंट में टूट रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि किसी भी फूड का अपने बेसिक इंग्रेडिएंट में टूट जाना ही क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। बेसिक इंग्रेडिएंट में क्या मतलब है सर? अरे भाई फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ही तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किए थे। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन किए थे। तो इस ग्लूकोज के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? आप बोलेंगे सर इसका बेसिक इंग्रेडिएंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। और यहां आपने देखा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के टाइम पर यह ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। आप मुझे बताइए यहां पर इसे हम क्या बोलेंगे सर? अब हम लोग देख रहे हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। सेकेंड पॉइंट, एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम बोल सकते हैं सर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। इसी को हम बोल देंगे सर इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या होगा भाई, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। क्या होगा भाई, इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। आप बोलेंगे कैसे सर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होगा? समझने वाली बात है। यहां पर हमने लिया ग्लूकोज को C6H12O6, ये क्या बनाएगा सर? ये ग्लूकोज सर आपका बना लेगा क्या? आप बोलेंगे सर इस ग्लूकोज ने क्या बनाया, इथेनॉल बना लिया सर। इथेनॉल बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा देगा। और क्या करेगा सर, ये ग्लूकोज क्या कर सकता है, ये ग्लूकोज सर लैक्टिक एसिड भी तो बना सकता है, लैक्टिक एसिड भी तो बना सकता है। मतलब यहां पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाएगी। यहां पर हमने देखा कि जो फूड है, यहां पर हमने देखा सर कि जो ग्लूकोज है आपका, ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये अपने बेसिक इंग्रेडिएंट में नहीं टूटा, ये अपने बेसिक इंग्रेडिएंट में नहीं टूटा। यहां कहीं पर आपको वाटर बनता दिखा क्या? लैक्टिक एसिड में कहीं पर वाटर बना, कहीं पर CO2 बना? आप बोलेंगे नहीं सर, यहां पर बेसिक इंग्रेडिएंट में टूटा था, यहां इथेनॉल बना लिया और लैक्टिक एसिड बना लिया। कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं? तो यहां पर इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। और ये ग्लूकोज भाई साहब क्या बना लेते हैं, या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, या लैक्टिक एसिड बनाएंगे, या लैक्टिक एसिड बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। इधर क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन है। यहां पर एरोबिक रिस्पायरेशन है, मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर सर
एनारोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन है, एनारोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन है। हर छोटी छोटी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां एक बात आपको देखकर समझ में आई होगी, सर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता आपको दिख रहा है, इसका मतलब जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन के जो प्रोडक्ट होंगे सर वो क्या होंगे, सारे के सारे इनऑर्गेनिक होंगे। कैसे होंगे सर, इनऑर्गेनिक होंगे। हमने यहां पर लिखा थर्ड पॉइंट में सर, या थर्ड पॉइंट क्या, हम ऐसे करके लिख ले रहे हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स, अभी समझाऊंगा परेशान मत होइएगा, ऑल प्रोडक्ट्स आर इनऑर्गेनिक, आर इनऑर्गेनिक। बताइए एरोबिक रिस्पायरेशन में जो आपको प्रोडक्ट मिला है ये इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है? आप बोलेंगे सर ये दोनों प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक हैं, वाटर भी इनऑर्गेनिक है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसा है, इनऑर्गेनिक है। इसका मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन में जो प्रोडक्ट्स बना ये इनऑर्गेनिक होता है, इसका नेचर कैसा होगा, इनऑर्गेनिक होगा। बट अगर हम लोग यहां पर देखें, हम लोग अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें सर, तो यहां पर इथेनॉल बना जो कि ऑर्गेनिक क्या होता है, कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक होगा। तो अगर हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो यहां लिख सकते हैं एट लीस्ट, यहां पर हम लिख सकते हैं एट लीस्ट वन प्रोडक्ट, एट लीस्ट वन प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक, वन प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक। बन तो यहां पर भी सर इनऑर्गेनिक रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कहां पर, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, बट यहां पर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका इथेनॉल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दिखा, लैक्टिक एसिड आपका कहां पर दिखा, लैक्टिक फर्मेंटेशन में दिखा। तब तक क्लास चलेगी, बस खत्म होने वाली है, 10 मिनट की क्लास और बची है, ठीक है ना, बस 10 मिनट की क्लास और बची है भाई, 10 मिनट की क्लास और बची है। तो यहां पर कम से कम एक प्रोडक्ट तो आपका ऐसा बनेगा जो कैसा होगा, वन प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक। चीजें कुछ क्लियर हुई? जब तक सिस्टम वर्क करेगा। चलिए आप लोग चीजों को समझिए ना, क्लास कब तक चलेगी, जब टीचर अपना डेडिकेशन डालता है क्लास में तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत किया करिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें सर, हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर क्या होगा सर, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। एरोबिक रिस्पायरेशन में हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी सर, एनर्जी रिलीज होगी। मतलब एक ग्लूकोज से सर, एक ग्लूकोज से 38 या हम लिख सकते हैं 36 या 38 एटीपी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एक ग्लूकोज से 36 या 38 एटीपी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और यहां पर क्या होगा सर, आप बोलेंगे सर यहां पर क्या होगा, लेजर या लीस्ट अमाउंट, लिखने को हम लीस्ट भी लिख सकते हैं, लीस्ट या लेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज्ड। अब यहां पर एक ग्लूकोज से, यहां पर सर एक ग्लूकोज से क्या होगा, कुल मिला के 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा सर, कुल मिला के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सर यहां पर 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। कितने एटीपी का, कोई बात नहीं है, यहां पर बस 2-3 पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम खुद ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिए ऑल प्रोडक्ट्स आर इनऑर्गेनिक, समझ में आया। यहां पर हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 या 38 एटीपी हम लोग पढ़ के रखे हैं, बिल्कुल याद है अपने को। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बनता है, फर्मेंटेशन में जब जाती है भाई, ज्यादा आपका क्या, पायरुविक एसिड, तो वहां पर क्या होगा, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है सिर्फ, ठीक है। देखिए एक्चुअल में फर्मेंटेशन में तो कुछ नहीं बनता, फर्मेंटेशन में क्या होता है, कुछ नहीं बनता। आपका जो ये 2 एटीपी दिख रहा है ये किसका है, आप बोलेंगे सर ये 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस वाला है, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बना रहता है वही फर्मेंटेशन में यूज हो जाता है, और यही 2 एटीपी नेट गेन आती है एनारोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन में। इसलिए एक ग्लूकोज से
दो एटीपी का फॉर्मेशन कहां पर होगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन में होगा। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। आप बताइए यहां पर इफिशियंसी कितनी आती है? एरोबिक रिस्पायरेशन की इफिशियंसी बताइए, एरोबिक रिस्पायरेशन की इफिशियंसी बताइए। निकालने का तरीका बता दूंगा बट अभी यहां पर सिर्फ इफिशियंसी बताइए। एरोबिक रिस्पायरेशन की इफिशियंसी कितनी होगी और एनारोबिक रिस्पायरेशन की इफिशियंसी कितनी होगी? बताइए यहां पर इफिशियंसी कितनी होगी? एरोबिक रिस्पायरेशन में इफिशियंसी कितनी होगी और एनारोबिक रिस्पायरेशन में इफिशियंसी कितनी होगी? जवाब दीजिएगा आप लोग। एरोबिक रिस्पायरेशन में इफिशियंसी कितनी होगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन में इफिशियंसी कितनी होगी? आप बोलेंगे सर एरोबिक रिस्पायरेशन में 40 to 45% इफिशियंसी होती है, 40 से 45% इफिशियंसी होती है। और यहां पर अगर हम देखें इफिशियंसी एनारोबिक रिस्पायरेशन में तो ये लेस देन 7% होती है, लेस देन 7% होती है, 7% से कम होती है, 7% से कम होती है। मैं लास्ट में इसे बताऊंगा, जब रिस्पिरेटरी इक्विवेलेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं ये इफिशियंसी भी निकालना बताऊंगा। अभी बस ध्यान रखिए कि यहां पर 40 से 45% इफिशियंसी आती है एरोबिक रिस्पायरेशन में, एनारोबिक रिस्पायरेशन की इफिशियंसी लेस देन 7% है। और ये एक सवाल है आपका, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। मैं एक टर्म लिखूंगा, एक टर्म लिखूंगा, आपको समझाना है बस। एरोबिक रिस्पायरेशन को मैंने बोला इंटर मॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। हमने बोला कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन है और एनारोबिक रिस्पायरेशन इंट्रामॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन है। अब इसे आप बताइए ये सही है या गलत? एरोबिक रिस्पायरेशन इंटरमॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन होता है, अनएरोबिक रिस्पायरेशन इंट्रामॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन होता है। कोई इसे एक्सप्लेन करेगा? जितने लोग जुड़े हैं कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है? ऐसा क्यों बोलते हैं सर हम, ऐसा हम क्यों बोलते हैं सर, ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं? जवाब दीजिएगा। एरोबिक रिस्पायरेशन को इंटरमॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन बोला जाता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन को इंट्रामॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन बोला जाता है। रीजन क्या है सर? कोई बताएगा? बताइए, अगर किसी को पता है तो बताइए भाई। देखिए होता क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन होता है। कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन होगा। क्या होगा भाई? ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या है? अगर हम देखें NaDH2 बनेगा ग्लाइकोलिसिस में, सेल के अंदर बना NaDH2, और उसे एक्सेप्ट कौन कर रहा है? जब वही NaDH2 क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। वही जब वही NaDH2 ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो आपके पास एक्सेप्टर है वो बाहर से आया है। कैसा है? बाहर से आया है, ऑक्सीजन बाहर से आई थी तो वो कैसा हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक सेल के अंदर बना, एक सेल के बाहर वाला था, तो दोनों के बीच में जब कैसा हुआ? इंटरेक्शन हुआ, एक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक ने एक्सेप्ट किया, तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है? आप बोलेंगे सर यहां पर क्या हुआ? इंट्रामॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें सर तो आप बोलेंगे सर यहां पर हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर NaDH2 बना और ये NaDH2 सर फर्मेंटेशन के टाइम पर, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पर क्या हुआ, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पर यूटिलाइज हो गया। तो सर सेल के अंदर NaDH बना और वो यूटिलाइज भी कहां हो गया? वो सेल के अंदर ही अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो इसका मतलब सर सेल के अंदर ही NaDH2 बना था और वहीं पर क्या हुआ? ये रिड्यूस कर गया, अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। इसका मतलब ये कैसा होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। चीजें कुछ क्लियर हुई? चलिए यहां तक शायद चीजें आपकी क्लियर हो गई हो। चलिए भाई, तो आज हम लोगों ने टाइप पढ़ लिया है, आज हम लोगों ने टाइप पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोगों ने टाइप को पढ़ लिया है। आज हम लोगों ने शुरू से देखा, कितनी चीजों को देख लिया भाई? एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
फिर हम लोग आज की क्लास को ऑफ करते हैं। रिस्पायरेशन को हमने बताया कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ब्रीदिंग का मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात हो रही है। उसके बाद रिस्पायरेशन एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है। इसके कारण भी हमने देखे कि एम्फीबोलिक क्यों होता है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस होगा, मेन मोटिव इसका लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगा। मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा, एंजाइमेटिक कंट्रोल प्रोसेस होगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा सर कि यहां पर ये मल्टी स्टेप क्यों होता है, ये चीजें भी हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हमने देखा कि डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? तो बिल्कुल, प्लांट भी ब्रीदिंग शो कराते हैं। इसका मतलब यहां पर स्टोमेटा और लेंटिसेल पाई जाती है, कोई स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। आगे हमने देखा सर इसी क्रम में कि इनमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होता, तो ये चीजें भी हमने समझी। और यहां पर हमने रिस्पायरेशन को दो टाइप से देखा। एक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पर देखा, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। एक हमने देखा एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसे हम आजकल फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं, जिसे आजकल हम लोग फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर किसी का कोई डाउट हो भाई तो पूछिए। कल की क्लास में हम लोग कॉमन पाथवे देखेंगे रिस्पायरेशन का, और डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ग्लाइकोलिसिस के बारे में। कल की क्लास में हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में देखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज के बारे में देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास अपनी 11 बजे रहेगी। ग्लाइकोलिसिस के बारे में कल हम कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे। कॉमन पाथवे के बारे में देखकर देन हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझेंगे। तो यहां तक जो चीजें आपको बताई गई, बताइए यहां तक चीजें जो बताई गई क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बताइएगा भाई। यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल अभी बैच से रिलेटेड बात कर लेते हैं भाई, कि हमारा एक बैच चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10th वर्ग के लिए। सेकेंड बैच है भाई एनवीएस टीजीटी 2024 के लिए, और थर्ड है एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए, वर्ग 2 मेंस साइंस के लिए। ये टोटल 3 बैचेस चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है वो यहाँ पर 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकता है और हमसे ज्वाइन क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो सवाल अपना पुट करिए, नहीं तो आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में भाई, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।